अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में जुम्मे के दिन स्कूल के बच्चों को मस्जिद ले जाया गया और मस्जिद में उनको नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया गया और बाकायदा उनको दूसरे मुसलमान बच्चों ने, नॉन मुस्लिम बच्चों को हिदायत दी कि तुम्हारा घुटना नज़र आ रहा है, अपनी मोज़ों को, जराबों को ऊपर कर लो, घुटने से ऊपर, और घुटना नज़र नहीं आना चाहिए, और शरिया के कवानीन इनको बताए। अजीज़ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स बहुत गुस्से में आए कि ये क्या है, मुसलमान मासूम बन के कि इसमें क्या बुराई है, हम उनको कोई गलत चीज़ सिखा रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि भारत के मुसलमान बच्चों को मंदिरों में लेके जाया जाए, पूजा का तरीका सिखाया जाए, आरती का, भगवान के सामने किस तरह पूजा की जाती है ये सिखाया जाए। यूरोप में तो क्रिश्चियनिटी है, तो यहाँ के स्कूल के मुसलमान बच्चों को चर्च में ले जाया जाए, कैसे चर्च की सर्विसेज होती हैं, क्या वहाँ पे इबादत का तरीका है, वो फिर मुसलमान बच्चों को सिखाया जाए। लेकिन नहीं, ये करोगे तो इस्लामोफोबिया। अभी इस्लामोफोबिया का दिन मनाया गया ना परसों, यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान की लीडरशिप में इस्लामोफोबिया को एक इंटरनेशनल लॉ बना दिया गया। तो इस्लामोफोबिया, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही अजीब सी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। हमारा बचपन का पीरियड बहुत अच्छा था भाई, ठीक है, कोल्ड वार थी, ये था वो था, लेकिन ये मामलात ना थे। आज पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी, एक नफसा नफसी का आलम है, और उसमें ये जो अमेरिका की बदमाशियों में, मुसलमान मुल्कों की हद तक सही थी उसकी बदमाशी, कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन ये यूक्रेन है, यूक्रेन में इनको बदमाशी गले पड़ गई है। अमेरिका ये जंग हारता जा रहा है, और चाइना के एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट निकाली है कि अमेरिका रशिया गर्मियों में, समर में ये जंग ख़त्म कर देगा और जीत जाएगा। देखें, अमेरिका ये फजूल की एक जंग लेके आया है ना, जो इसने पूरी दुनिया के मामलात ख़राब कर दिए हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और इसका असर इतना पड़ रहा है पूरी दुनिया पे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने ये जो नॉर्थ पाइपलाइन जो ख़राब की है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो ख़राब की है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कल अपनी स्पीच में ये कहा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट लोग ही कर सकते हैं और स्टेट लेवल सपोर्ट के साथ ही कर सकते हैं। इवन अमेरिकन थिंक टैंक कह रहे हैं कि ये एक्चुअली प्रो यूक्रेनियन ग्रुप ने तबाह की है। प्रो यूक्रेनियन ग्रुप कौन है भाई? अमेरिका के बैक्ड है ना। प्रो यूक्रेनियन ग्रुप अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ना, अमेरिका फंड कर रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिका डायरेक्शन दे रहा है, अमेरिकी CIA चला रही है। तो खुद अमेरिका भी ये एडमिट कर रहे हैं कि ये प्रो यूक्रेनियन ग्रुप ने तबाह की है। ये पाइपलाइन किसी के बाप की नहीं थी, ये जर्मनी की थी, और जर्मनी पे आज भी अमेरिका का कब्जा है। पुतिन ने यह भी कहा कि जर्मनी अभी भी अमेरिका के कब्जे में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने वहाँ पे अपनी फौजें रखी थीं, और आज तक वहाँ पे अमेरिका का हिसाब किताब चलता है। तो ये अमेरिका इस जंग में नंगा भी हो रहा है और नुकसान भी उठा रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के हवाले से जरा सुनिए आप। I want to speak very, very clearly. No matter what your opinion is on Ukraine, whether you agree with Russia, you don't like Russia, you support Ukraine, blowing up the Nord Stream pipelines is a completely different beast. This is civilian infrastructure. The media know who blew up Nord Stream. They all know that the United States blew up Nord Stream. Very, very few states are capable of doing this sort of sabotage. Who has the motive to do this sort of thing? Again, it's maybe the US and the UK. That's who comes to mind. And it was the US. They say, oh, well, if Putin invades,
there will be no Nord Stream 2. They were planning this before there was any invasion. They were planning this for months, and they've been saying for years, right? The CIA say, oh, it wasn't us. The White House, oh, it wasn't us. They always say this. They always say this with, with the NSA mass surveillance, with Watergate, with the Bay of Pigs, with the My Lai massacre, with Abu Ghraib. They always come out with these lies, and then we know for sure it was them. Look at these European leaders, these people calling themselves European leaders. Your ally just blew up your cheap source of gas. Your ally committed industrial sabotage against your civilian infrastructure to further their political goals. Your ally committed an act of state terrorism against you, and you do nothing? You say nothing? You don't know who did it? You got no results after months of investigation? Bullshit! Bullshit! Shame on you, you goddamn cowards! You spineless hacks! You call yourselves leaders? You don't represent anyone in Europe. You represent Uncle Sam. You are cowards. Scholz is a coward. Sunak is a coward. Macron is a coward. They have no self-respect. You let your ally blow up your infrastructure and you don't say a word? That's your friend? Who needs enemies with friends like that? Do they have the self-respect? Do they have what it takes? Do you have the dignity to stand up for yourselves, for your countries, for your people, and call the Americans out for doing this? Again, you can dislike Putin all you want. You can criticize Russia all you want. I really don't care. I could not care less. But let's stop kidding each other with these fairy tales. The Russians didn't blow up their own pipeline. The Americans did it. Seymour Hersh has proof now from a source with direct knowledge of the planning, and the media are too afraid to say it. The media are cowards. And so now, they're calling this a blog post? A blog post? What is this, some fucking teenager writing a poem? This is Seymour Hersh. He's a journalist, and just because he published it on Substack, they don't like that. He published on Substack because the New York Times, because all of these outlets won't run this story probably, because they're too coward to do it. Instead, they make up conspiracy theories. They go cuckoo and say it was Russia. No, it wasn't. You are cowards. European leaders, you are cowards. Media, journalism is dead. Legacy media, you are cowards. Do your goddamn job. ये पाइपलाइन कई साल पहले जर्मनी और रशिया के दरमियान मुआहदे के तहत बिल्ड की गई थी, जिससे डायरेक्ट गैस की सप्लाई थ्रू पाइपलाइन जर्मनी को जाएगी रशिया की तरफ से। ये पाइपलाइन अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ थी, इसलिए अमेरिका ने इसको तबाह कर दिया। अजीज दोस्तों, इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई। उसका नतीजा इन्होंने सोचा कि ये होगा कि रशिया तबाह हो जाएगा। इन्होंने एसेट्स, रशिया के कई बैंकों के एसेट्स फ्रीज कर दिए। इंग्लैंड और ईयू ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी ब्लैक लिस्टों की लंबी लंबी लिस्टें बनाई। इससे इनको ये था कि रशिया है ना, वो तबाह हो जाएगा, और नतीजा इसका उल्टा निकला। रिसर्च अभी हुई थी इकोनॉमिस्ट और सोर्स मटेरियल, दो ग्रुपों की तरफ से, जिसने ये बताया कि इंग्लैंड और यूरोप की इकोनॉमियां तबाह हो रही हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, रशिया को कुछ नहीं फर्क पड़ा इन सब चीज़ों से। और आप ये देखें कि अमेरिका का तीसरा बड़ा बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया। अमेरिका के 7 और बैंकों का नाम आ रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। वहाँ पे लोगों में बेचैनी आ गई है कि इनके पैसे डूब रहे हैं। कल इतना बड़ा दुनिया का बैंक है क्रेडिट स्विस, दुनिया जहाँ के चोरों के पैसे उधर रखे हुए हैं, क्रेडिट स्विस के बारे में खबर आ रही है कि ये भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और इससे लोगों में बेचैनी आ रही है, ख़ास तौर पे ब्लैक मनी वालों को। और ये मजाक नहीं है कि ये दुनिया के 33 बड़े बैंकों में से एक है क्रेडिट स्विस, जो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। दुनिया के 33 बड़े बैंकों में से 7 बैंक चाइना के हैं। चाइना इनके अंदर घुस के जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आपको पता है बहुत चल पड़ी है, ये चैट जीपीटी, और उसका वर्जन 4 जो आ रहा है उसने तो सुना है तबाही मचा देनी है, और दुनिया में हर आदमी के लिए मिनटों में चीज़ें हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सवाल किया गया
कि 2100 में यूरोपियन यूनियन क्या होगा, तो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम गायब, स्कॉटलैंड, पूरे इंग्लैंड का जो जजीरा है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, वो पूरा स्कॉटलैंड होगा। नॉर्दर्न आयरलैंड ख़त्म हो जाएगा, वो आयरलैंड बन जाएगा। और यूरोपियन यूनियन में बहुत तब्दीली आएगी। बेल्जियम, लक्समबर्ग, नेदरलैंड और कई मुल्क इससे बाहर हो जाएंगे। स्पेन, पोर्टुगल और जर्मनी, फ्रांस रहेंगे, इटाली रहेगा, लेकिन ये एक यूरोपियन अलायंस कहलाएगा, यूरोपियन यूनियन नहीं कहलाएगा। और उसमें एक नॉर्दर्न अलायंस होगा जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, जबकि एक यूगो डेनिश यूनियन होगी जो यूगोस्लाविया, डेनमार्क वगैरह पे होगा। ये ज़ाहिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन बहरहाल यूरोप में बड़ी तब्दीलियां आनी है अगले 50 सालों में। अजीज़ दोस्तों, एक मामला हुआ कि आपको पता ही है कि रशिया के एयरक्राफ्ट का टकराव हुआ एक अमेरिकन ड्रोन से। अमेरिका का कहना यह है कि हमारा ड्रोन इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर सर्वेलेंस कर रहा था, तो उसको रशियन फाइटर जेट ने उसके ऊपर पेट्रोल और दूसरे लिक्विड फेंक के उसको इतना ख़राब कर दिया कि हमारे ऑपरेटर्स को उसको समंदर में तबाह करके समंदर में गिराने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। और रशिया की ये बदमाशी है। और हाँ, रशियन एम्बेसडर को बुला के इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ अमेरिका और कहाँ ये चाइना, साउथ चाइना सी, वहाँ पे ये क्या कर रहा था भाई? ये अमेरिका का पूरी दुनिया में ड्रोन क्यों घूमते हैं सर्वेलेंस के लिए? इंटरनेशनल पुलिसमैन हो, इंटरनेशनल गुंडे हो, क्या हो भाई? तो यह है कि ये मंगल को ये वाक़या पेश आया और ये एक तरह से अमेरिका को वार्निंग थी रशिया की तरफ से कि भाई साहब, आपकी किसी बदमाशी को हम कबूल नहीं करेंगे। ये आपके लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। और अगर कुछ भी आप एडवेंचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में अपने अलायंसेस बनाता है। इसका एक अलायंस है ऑकस। ऑकस जो है ना, वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका। और ये जॉर्ज बुश कह रहा हूँ, जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के सबसे भरोसे वाले जो दो दोस्त हैं ना, दो साथी हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है। यानी यूं कह लें कि ये कह रहा है अमेरिका कि हमारे जो दो सबसे पालतू हैं ना, वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। और ये हकीकत भी है। पिछले 100 साल में अमेरिका ने जहाँ जहाँ बदमाशी की है, वहाँ पे आंखें बंद करके यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया घुस जाता है। यूरोपियन यूनियन फिर कहीं ना कहीं एहतियात कर जाता है। इराक वॉर में फ्रांस और जर्मनी नहीं गए थे, आपको याद होगा। और जब भी फिर वो जो रीबिल्डिंग इराक की जब शुरू हुई जंग के बाद, और उसके कई $100 बिलियन के ठेके दिए गए, तो उसमें अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कुछ ठेके दिए, फ्रांस जर्मनी को ठेके नहीं दिए, क्योंकि आपने हमारा साथ नहीं दिया था। तो ये एक सूरत हाल है कि जिसमें ये ऑकस है ना, ये भी एंटी चाइना एक अलायंस बनाया गया है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक डिमांड आ रही है कि यूक्रेन को फाइटर जेट दिए जाएं, लेकिन फाइटर जेट देने से मामलात ख़राब होंगे। जब सिविल वॉर होती है इस तरह की, जैसे अफ़गानिस्तान में हुई थी, तो वहाँ पे वारलॉर्ड्स बन जाते हैं। वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लड़ने पे आ जाते हैं और वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। कि आफ्टर ऑल यूक्रेन जो है ना, उसके ऊपर रशिया के कंटिन्यूस हमले हो रहे हैं।
तो उसमें गवर्नमेंट जो ज़ेलेंस्की की है उसका हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता। और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो लड़ाका ग्रुप लड़ रहे होते हैं वो आज़ादी से अपने फैसले करते हैं और कोई एक पॉलिसी नहीं चलती। फाइटर जेट करने का मतलब ये होगा कि फिर आप जंग को बहुत बढ़ावा देंगे और उससे मामला ख़राब हो सकता है। यहाँ एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत चल रहा है कि अमेरिका भी चाहता है, जैसे चाइनीज़ रिपोर्ट आई है कि समर, यानी अब समर सर पे आ गई है, मार्च का मिडल चल रहा है, तो मई जून में समर आ जाती है, तो समर तक रशिया जंग जीत के जंग ख़त्म हो जाएगी। अब जंग की जीत और हार का फैसला क्या होगा, मतलब क्राइटेरिया क्या है? क्या रशिया कीव कैपिटल जो है इसको कब्जा कर लेगा? क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में हम यही देखते थे कि जिसके पास काबुल उसकी फतह डिक्लेयर की जाती थी। और जब तालिबान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी 2001 में, तो अमेरिका ने हामिद करज़ई को काबुल में बिठाया था, तो वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज थी इंटरनेशनली। लेकिन हामिद करज़ई की काबुल के बाहर कहीं कोई चलती नहीं थी, क्योंकि किसी इलाके में अब्दुल रशीद दोस्तम का कब्ज़ा था, किसी इलाके में किसी और का कब्ज़ा था, अहमद शाह मसूद का कब्ज़ा था। अपने अपने इलाकों में इन लोगों के रूल चलते थे। तो क्या कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, वो रशिया के पास आ जाएगा तो जीत मानी जाएगी, या ज़ेलेंस्की मारा जाएगा तो जीत मानी जाएगी? जीत का क्राइटेरिया क्या है? रशिया का क्या मकसद था? रशिया के दो मकसद थे। मेन तो एक ही मकसद था कि यूक्रेन को इस काबिल ही ना छोड़ो कि ये यूरोपियन यूनियन या नेटो का मेंबर बने। और उसके लिए एक तो इसकी इकोनॉमी को टोटल तबाह कर दो, और दूसरा उसके जो गवर्नमेंट है ज़ेलेंस्की की, उसकी जगह किसी प्रो रशियन प्रेसिडेंट को लाया जाए। तो ये करने के लिए आपको ज़ेलेंस्की को ख़त्म करना होगा। तो क्या कीव पे कब्ज़ा हो जाएगा? अभी तो 13 महीने हो गए, अभी तक तो ये कीव की तरफ नहीं जा रहे, ना कोई ऐसी इंटेंशन नज़र आ रही है। क्या रशिया ने यूक्रेन को इस हद तक तबाह कर दिया है कि वो यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं जाएगा? ये सब सवालात हैं। लेकिन अमेरिका, अब ये भी एक रिपोर्ट है कि अमेरिका चाहता है कि अब ये जंग का फैसला कुछ हो जाए, हारो जीतो जो भी करो, अब हमें चाइना को कंट्रोल करना है। क्योंकि रशिया एक मिलिट्री पावर तो है, एक इकोनॉमिक पावर नहीं है, इकोनॉमिक जायंट नहीं है। रशिया बहुत ही बड़ा मुल्क है ना, दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीन के हिसाब से मुल्क है, लेकिन आबादी इतनी नहीं है, क्योंकि साइबेरियन डेजर्ट और बहुत वास्ट एरियाज़ में आबादियाँ नहीं हैं। तो रशिया के इतनी पॉपुलेशन नहीं है, रशिया अपने लोगों तक के लिए इनफ इकोनॉमी है उसकी, लेकिन वो इकोनॉमिक जायंट नहीं है। वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इधर उधर जाके कर्जे नहीं दे रहा, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं अपने वो कर रहा। रशिया की कहीं इंटरनेशनल कंट्रीज़ में कहीं पोर्ट्स नहीं ली जैसे चाइना ने ली हैं, जैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अमेरिका चाइना को अपने लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझता है। अमेरिका की, मुझे जो पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और सारी सिचुएशन को देख के मुझे जो रीडिंग में आता है ना, वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि जंग यूरोप से अब एशिया की तरफ जाए। तो इस जंग को वाइंड अप करो और उधर शुरू हो जाए। उसके लिए साउथ सी चाइना में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रोज़ नए मीटिंग्स हो रही हैं, एक्सरसाइजेस हो रही हैं। और अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे एक तो नॉर्थ कोरिया है ना, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी है कि वो अमेरिका से ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है, कैलिफोर्निया और ये सब, उस साइड को टच करता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक बॉम्ब भी हैं और मिसाइल्स भी हैं।
और चाइना के पास भी ये सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका को टच कर सकती हैं, लेकिन चाइना बहरहाल एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो वो एहतियात से चलता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया छोटा सा मुल्क है, उसकी कोई इकोनॉमिक या कोई बड़ी इंटरनेशनल वो नहीं है, तो अमेरिका को ये डर है कि बदमाश है और कहीं पता नहीं इसका दिमाग घूम गया, किम भाई का जो नॉर्थ कोरिया का किम है उसका दिमाग घूम गया, इसने 2-4 मिसाइल ही ठोक दिए एटम बम के साथ तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया को भी वहाँ से हैंडल किया जाए और चाइना के साथ एक जंग शुरू की जाए, जिससे क्या हो कि एशिया में तबाही आए, यूरोप में ना आए। दूसरा, चाइना इकोनॉमिकली पीछे जाए। और उस जंग का भी जाहिर है, जब दो बड़ी पावर लड़ती हैं तो कोई फैसले थोड़ी होते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान थोड़ी है कि मिनटों में फैसले हो जाएंगे। चाइना अमेरिका जंग का मतलब है कि कुछ साल चलेगी, इसके बाद रुक जाएगी। तो उसका चाइना को इतना नुकसान होगा कि चाइना की इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, कई डेकेड्स, 25-50 साल के लिए चाइना पीछे चला जाएगा। और जाहिर है फिर इंडिया के नॉर्थ में ये सारा गेम हो रहा होगा तो इंडिया के लिए भी मामलात ख़राब होंगे। दूसरा, मिडिल ईस्ट वहाँ से करीब है, मिडिल ईस्ट वाले आजकल सऊदी अरब और ये सब ईरान ये सब आंखें दिखा रहे हैं अमेरिका को, तो उनको भी लपेट में लिया जा सकता है। और उसमें सारे गेम सिनारियों में इनका जो सबसे स्ट्रेटेजिक जगह है जहाँ से इनको लॉन्चिंग पैड मिलेगी वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस वक्त चाइना के भी काफ़ी कंट्रोल में है और चाइना को ग्वादर पोर्ट और ये सब दे चुका है, तो ऐसे में पाकिस्तान बड़ा तबाह होगा। भारत ऑफ कोर्स कोशिश पूरी करेगा आखिर तक के न्यूट्रल रहे, और जब तक भारत न्यूट्रल रहेगा तो चाइना भारत को छेड़ेगा नहीं और अमेरिका भी भारत को कुछ नहीं करेगा। तो बेस्ट सिचुएशन ये होगी कि न्यूट्रल रहे। लेकिन जाहिर है उस रीजन में इतनी बड़ी जंग चल रही होगी तो इसका असर भारत की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। तो और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि भारत के अंदरूनी दुश्मन इतने हैं कि वो उस वक्त भारत की सरकार को के लिए मुश्किलात अंदर से पैदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि रशिया यूक्रेन का मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब चल रहा है अमेरिका के लिए, और इसीलिए शायद अमेरिका अब इस जंग को वाइंड अप करेगा, क्योंकि अमेरिका में इसके हवाले से काफ़ी रेजेंटमेंट आ रहा है, लोग उस पर सवालात कर रहे हैं। मैं एंड पे आपके लिए एक वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गुस्सा आम आदमी में भरा हुआ है। ये साइलेंट मेजॉरिटी कह लें आप, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे भी जाहिलों का हिसाब किताब है। लेकिन आस्ते आस्ते लोग अब तकलीफ़ में आ रहे हैं ना, जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, जब चीज़ों का पता चल रहा है कि अरे इसका वजह क्या है, तो वजह यूक्रेन रशिया वार है। हमारा इसमें क्या मसला है, हम क्यों यूक्रेन के पीछे मरे जा रहे हैं। अब आस्ते आस्ते यहाँ पे बेचैनी बढ़ रही है, तो नुकसान यूरोप का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और शायद अब हम कुछ महीनों में इस जंग को लपेटते हुए देखें। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अमेरिका अगर 2023 नहीं तो 2024-25 चाइना के साथ एक मुठभेड़ करेगा, क्योंकि चाइना इतना बड़ा इकोनॉमिक जायंट बन गया है कि अमेरिका उसको नीचे लाने के लिए कुछ भी करेगा। पिछले 200 साल से अमेरिका दुनिया में हमेशा जंगें ही करता आया है और कहीं ना कहीं पंगे लेता रहा है, तो इसलिए जंग के बगैर अमेरिका का गुजारा भी नहीं है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। The UN Security Council had a meeting yesterday, and Ray McGovern spoke to it. He is a former member of the CIA, and he testified in support of Seymour Hersh's article on the United States bombing Nord Stream pipeline. If it is proven that the United States bombed the Nord Stream 2 pipeline, as has been asserted by Seymour Hersh and his article, will you call for the United States to acknowledge and admit that that was an act of war against Germany and Russia? And I'm asking this because this may be the only way to prevent the rest of us from being killed in a thermonuclear war. And I don't want to be fried. Don't you think the media should be reporting on whether or not this is true? And don't you think you should be inquiring into whether or not this is true? Well, thank you for the question. One, I've got no information to suggest that
the United States was involved in bombing the Nord Stream pipeline? Because you weren't briefed on it. Sir, you got your chance to ask a question. So you got an opportunity to respond. You weren't given information because he explicitly says you weren't briefed on it. Right. Shouldn't you inquire? So here's what I'll say about, I think, President Biden's leadership generally as it relates to the Ukraine and Russia. We committed an act of war. What are you doing to respond to that? We have to hold Biden accountable. So listen, you're from Brooklyn, right? You know when to call bullshit when you see it. So do I. This is bullshit right now. And I see what's happening right now. That does not silence me. So, you can hear me right now. I want you to say something about the bombing, because we're all going to die from a nuclear war right now unless you stop it and you at least put and inquire into whether or not it's true. This war in Ukraine is going to leave us all dead. So what are you going to do? Because you need to inquire. I'm a New Yorker too. Here's what I'll say. Say it. We're going to continue to stand with the Ukrainian people. That's fucking bullshit. Do not do that. You will end us all dead. In this war against Vladimir Putin. Peace. We need talks. Because why are you sabotaging talks? Do not put your hands on me. We need peace talks. I am not going to take this. We need peace talks. You are leaving. Listen. Democracy. Did you even read the allegations? And autocracy. It's a battle between how about and accountability? propaganda. Not airheadedness. And it's a battle between tyranny and freedom. And democracy, truth, and freedom will prevail. And the United States is going to help make sure that happens. Not destruction. How about that? How about it? Join me you goddamn airhead, you're gonna kill us all! I don't want to die in a goddamn nuclear war, and nobody does!